सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरका वही। मैं हूं अबूजर मौसम। सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मौतली के खिलाफ नैब की अपील पर आज समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दिन 1 बजे समाअत करेगा, तो दोपहर 1 बजे इस केस की समाअत होगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं बुलेटिन के आगाज में कि सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मौतली के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत आज होगी। बात करेंगे अमानत गिशकोरी से। अमानत गिशकोरी बताएगा दोपहर 1 बजे समाअत का आगाज होगा। जी बिल्कुल, एवन फील्ड रेफरेंस में नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा मौतली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। नैब ने नवाज शरीफ को 10 साल जबकि मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सज़ा दी थी और जुर्माना भी उन्हें किया गया था। ताहम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा तीनों की मुअत्तल कर दी थी, जो कि अब जमानत पर हैं, जिसके खिलाफ नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है और आज नैब की अपील पर समाअत होनी है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है नैब की अपील पर, जो कि आज दिन 1 बजे नैब अपील पर समाअत करेगा। इससे कबल 3 समाअतें नैब अपील पर हो चुकी हैं, जिनमें नैब प्रोसिक्यूटर ने चंद कानूनी नुकात अदालत में पेश किए थे, जिनकी बुनियाद पर उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो नैब का जो दिया हुआ फैसला है जिसमें 10 साल या 7 साल सज़ा दी जाए, उसमें सज़ा मुअत्तल कर सके। ताहम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में ये कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अख्तियारात हैं कि वो नैब के सज़ा याफ्ता मुलजिम की सज़ा जो है वो मुअत्तल कर सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दिया था और उनका कहना था कि हम ये जो कानूनी नुकात हैं इस पर मज़ीद बहस के लिए लार्जर बेंच तश्कील देंगे, जिसके बाद आज 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, जो कि नैब अपील पर समाअत करेगा। और इस लार्जर बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम शामिल हैं, जो कि आज दिन 1 बजे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा मुअत्तली के खिलाफ नैब अपील पर समाअत करेंगे। ठीक, अमानत अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उधर अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने के इकदाम के हवाले से केस की समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस शाहिद वहीद दरखास्त पर समाअत करेंगे, तो आज एक और अहम केस है लगने जा रहा लाहौर हाई कोर्ट में। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने के इकदाम के हवाले से केस की समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस शाहिद वहीद दरखास्त पर समाअत करने जा रहे हैं, तो आज आपको अहम केस के हवाले से भी आगाह करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो कि चेयरमैन हैं PAC के, उनके हवाले से इकदाम जो है केस की समाअत आज होने जा रही है। चैलेंज किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता। अब देखना यह होगा कि समाअत के आगाज में आज बहस में क्या होता है। ग्रीन ने भारत को शिकस्त देखा, इंटरनेशनल कबड्डी टाकरे की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पाकिस्तान व्हाइट ने ईरान को शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन अपने नाम की। मुकाबले के दौरान स्टेडियम में मेले का समा रहा। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। तीन मुल्की कबड्डी टाकरे का फाइनल पंजाब स्टेडियम में खेला गया, जहां पाकिस्तानी शेरों ने भारतीय सूरमाओं की एक न चलने दी। पाकिस्तान ग्रीन के लाला जाबिर कंबो, मुशर्रफ जंजुआ और शफीक चिश्ती के सामने भारतीय खिलाड़ी बेबस दिखाई दिए। जींद जिले तो आया है, चढ़दे पंजाब दी टीम दे लई लगया जोर मेरे मित्रों, भीड़ी गली विच हो गए टाकरे, खड़ गया बाहों फड़ के। पाकिस्तान ने मैच में 29 के मुकाबले में 40 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की कामयाबी के साथ ही शायकीन कबड्डी मैदान में दाखिल हो गए और टीम की कामयाबी का खूब जश्न मनाया।
सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान, मियां असलम इकबाल और राय तैमूर हुसैन भट्टी भी फाइनल मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। इससे कबल तीसरी पोजीशन के मैच में पाकिस्तान व्हाइट ने ईरान को 24 के मुकाबले में 31 पॉइंट से शिकस्त दी। 85 किलो फाइनल मैच में वक्फे के दौरान कल्चर शो ने शायकीन कबड्डी के दिल मोह लिए। शो में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के रिवायती रक्स पेश किए गए। पाकिस्तानी कबड्डी खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल कबड्डी टाकरे के इनेकाद पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और हुकूमत को खिराज तहसीन पेश किया। उधर बलोचिस्तान के इलाके दुखी के 7 साला ईसा खान नासिर की फुटबॉल खेलते हुए वीडियो वायरल हो गई है। नन्हे फुटबॉलर ने 2 मिनट तक बॉल को उछालकर जमीन से टकराए बगैर 221 किक्स लगाई। ईसा खान फुटबॉल किक से निशाना लगाने में भी महारत रखते हैं। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। हुंजा में बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया है। हर जानिब बर्फ ही बर्फ है। इस वक्त वादी में टेम्परेचर -14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अताबाद झील की बात की जाए तो वो भी जम गई है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मोमिन। आफ्ताब मोमिन, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? जी, कोई बल्तिस्तान का विजिट करे और फिर वो भी हुंजा तो अताबाद झील ने देखे तो उसने यहाँ पर कुछ नहीं देखा होगा। इस वक्त हम जहाँ पर अताबाद झील में मौजूद हैं और यहाँ पर -20 तक इस वक्त टेम्परेचर चल रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं और साथ साथ यहाँ पर हल्की हल्की बर्फबारी भी जारी है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो इसके पहाड़ हैं या इस तरह के झील, तो खुद झील में इतने बर्फ पड़ी है कि झील जम चुका है। ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो पानी है वो भी जम चुकी है और इस तरह इसकी जो खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है दिखाई दे रहा है कि चादर ओढ़े हैं मुसलसल। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ हल्की बर्फबारी का सिलसिला एरिया है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। 2005 में चूँकि बना था तो उस ज़माने से यहाँ फॉरेन हो लोकल हो जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो यहाँ ज़रूर इसका विज़िट करते हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं और यहाँ पर ये दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ई भी एक झील है यहाँ पर। और इस तरह दिखाई दे रहा है कि पीछे जो कोई एरिया है पहाड़ चादर ओढ़े हुए हैं, बिल्कुल सफ़ेद ही नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी भी चल रही है और बहुत खूबसूरत मनाजिर। ठीक, आफ्ताब, बहुत शुक्रिया आपका। कल्लात में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। दर्जा हरारत -6 तक गिर गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आगा कादर शाह से। आगा कादर शाह, आगाह कीजिएगा, कल्लात में मौसम की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान का कदीम और तारीखी शहर कल्लात का शुमार मुल्क के सरतरीन इलाकों में होता है। गुज़िश्ता 1.5 माह से यहाँ पर सर्द और यखबस्ता हवाओं ने डेरे डाल दिए जिसके बाद दर्जा हरारत नुक्ता इंजुमा से नीचे चला गया है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महकमे मौसमियात के मुताबिक कम अज़ कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है जिसके बायस लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं और सर्दी से बचने के लिए मजबूरन महंगे दामों खुश्क लकड़ियाँ ख़रीदने पर मजबूर है। दूसरी जानिब बिजली की 16 घंटों की तवील लोड शेडिंग, गैस प्रेशर गायब, बिजली की ट्रिपिंग का सिलसिला और वोल्टेज में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है जिसने शहरियों की जिंदगी अजीरम बना। बहुत शुक्रिया आगा कादर। बर्फबारी का नजारा करने सयाहों की बड़ी तादाद हमेशा मरी का रुख करती है। ट्रैफिक के नाकिस इंतजामात के बायस बहारा कहू में गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। यहाँ क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं, इसी पर बात करेंगे गौहर महसूद से। गौहर महसूद, बताइएगा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है लेकिन इंतजामात क्या किए गए हैं? बिल्कुल, मरी में बर्फबारी हो और मुल्क के तुल और से सयाह मरी का विजिट ना करे नामुमकिन है। मरी जाने के लिए जो एक बुनियादी और मेन रास्ता है वो बारा को इस्लामाबाद का जो इलाका है वहाँ से होकर गुजरता है।
सयाहों की एक बड़ी तादाद मरी आने की वजह से ये सारा जो ट्रैफिक का लोड होता है, रश होता है, वो बाराको के इस इलाके, इस रोड पर पड़ता है। एक तो पहले से यहाँ पर सड़कें तंग हैं, छोटी हैं, इतनी बड़ी नहीं है। ऊपर से जब इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी आते हैं या वापस आते हैं, इसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर जो बाराको के रिहायशी है उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। ट्रैफिक कभी कभार तो कई घंटों तक यहाँ पर ट्रैफिक जाम होती है, जबकि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो अपने तौर पर कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन कई घंटे जो ट्रैफिक जाम होती है उसको बहाल करने में नाकाम नज़र आ रहे होते हैं। जबकि शहरियों का मुतालबा यही है कि इस हवाले से सड़कों पर बेहतर काम किया जाए ताकि जो सयाह दूर दराज से आते हैं वो मरी बर वक्त पहुँचे, कोई मुश्किलात का सामना न हो। जबकि जो बाराको के रिहायशी है उनको मरी के सयाह जो आते जाते हैं उनकी वजह से कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है गौहर, बहुत शुक्रिया आपका। तो मलिका कौसार का हाल गौहर महसूद से आपने जाना। शहर कायद की बात कर लेते हैं। कराची में ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। मौसम की मजीद क्या सूरत हाल है ये जानेंगे अपनी नुमाइंदा मानिया शकील से। मानिया शकील, बताइएगा मौसम का हाल बताने वाले आज के मौसम के बारे में क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, मौसम का हाल बताने वालों ने यही पेशगोई की कि के दौरान मौसम जो है सर्द और खुश रहेगा और ठंडी हवाओं का डेरा कराची में ही रहेगा। 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है हवा चल रही है। मौसम इस वक्त खुश्क है, लेकिन 54 सेंटीग्रेड जो है 54 जो है फीसद जो है हवा में नमी का तनासुब मौजूद है। 14.5 जो है सुबह के औकात में दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर सेंटीग्रेड के हिसाब से देखा जाए मौसम इतना ज्यादा सर्द नहीं है, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से कराची में काफी कभी लगी हुई है लोगों को, क्योंकि सुबह का वक्त भी है और ठंडी हवाओं का डेरा भी है। हिद निगाह इस वक्त जो है 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से है, 4 किलोमीटर फी घंटा है। और उसके अलावा पेशगोई करने वालों ने यह भी बताया कि दिन के औकात में जो है हवाओं का जोर थोड़ा और तेज हो जाएगा 24 घंटों के दौरान। ठंडी ठंडी हवाएं कराची में ही रहेंगी और कराची वालों का दिल लुभाती रहेंगी। साथ साथ मौसम थोड़ा और खुश्क होता चला जाएगा। जैसे ही मौसम दिन की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे ही मौसम और खुश्क हो जाएगा। जी ठीक मानिया, बहुत शुक्रिया, आप मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थी। तो नाजरीन, आदमी मंजरनामे में क्या मौसम है, क्या सूरत हाल है मौसम की, आपको बताएं कि बर्फानी तूफान ने यूरोप में तबाही मचाने के बाद अमेरिका का रुख कर लिया है। मगरबी रियासतों में शदीद बर्फबारी के बाद तूफान ने वाशिंगटन और फिलाडेल्फिया का रुख कर लिया है। यूरोप में हलाकतों की तादाद 26 और अमेरिका में 6 हो गई है। मगरबी ममालिक के बाद अमेरिका में बर्फ के तूफान ने तबाही मचा दी। अमेरिका में होने वाले बर्फबारी से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। कई दरख्त गिर गए, दर्जनों फ्लाइट्स मुलतवी हो गई और कई मकामात पर बिजली का डाउनफॉल रहा। बर्फबारी के बाद ट्रैफिक हादसात में हलाकों की तादाद बढ़ने का खदशा है। वस्त मगरबी रियासतों में शदीद बर्फबारी के बाद तूफान ने वाशिंगटन और फिलाडेल्फिया का रुख कर लिया, जहां 6 से 8 इंच बर्फबारी मुतवक्के है। यूरोप में बर्फ के तूफान ने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। इमदादी कारकुन मुख्तलिफ इलाकों में फंसे अफराद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, खबरें और भी हैं, मगर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि लाहौर में अगवाकार अब पार्कों में भी पहुंच गए हैं। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से 5 साल बच्चा साद बुर्कापोश खातून ने उसको अगवा कर लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। लाहौर में अगवाकार अब पार्क्स में भी पहुंच गए हैं। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से 5 साल बच्चे साद को बुर्कापोश खातून ने अगवा कर लिया। वारदात की क्लोज सर्किट टेलीविजन फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, जो आप 24 न्यूज की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। रश था पार्क के अंदर और ये 5 साल साद खेल रहा था कि एक बुर्कापोश खातून ने इसे मौका देखते हुए अगवा कर लिया। फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस बच्चे को बाजियाब कराने के लिए क्या इकदाम करती है। कराची में मुद्दई ने पुलिस के सामने ही मुखालिफ को कत्ल कर दिया। अहलकार मुंह तकते रहे और मकतूल मुनव्वर अली ने
तड़प तड़प कर जान दे दी। पुलिस हुकाम ने नोटिस लेकर 4 अफसरों और एहलकारों को हिरासत में ले लिया है। दानियल सईद की रिपोर्ट देखिए। कराची पुलिस के सामने ही दिन दिहाड़े कत्ल। न्यू टाउन पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। मुलजिम सुहेल की बीवी नाराज होकर अपनी 3 बेटियों के साथ मुनव्वर अली के घर आई हुई थी। अदालती अहकामात पर सुहेल पुलिस लेकर मुनव्वर के घर गया। बातचीत के दौरान ही मुलजिम ने पिस्टल निकाला और 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 फायर करके मुनव्वर को ढेर कर दिया और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। मकतूल के भाई का कहना है कि वो चीखता रहा कि उसके भाई को अस्पताल ले जाएं, मगर एहलकार अपनी दोस्ती निभाते रहे और अस्पताल के बजाय मुलजिम को पकड़ा और थाने चले गए। पुलिस वालों को बोलते हैं भाई ये जिंदा है, इसको उठाओ और मोबाइल में डालो, लेकिन पुलिस जो 3 से 4 बंदे थे पुलिस वाले, वो आपस में पता नहीं क्या गप्पे करते रह गए। एसपी गुलशन इकबाल ने बताया कि मुलजिम की बीवी ने खुला ली थी। आज पुलिस बच्चियों को बाजियाब करवाने पहुंची थी। बातचीत चल ही रही थी कि अचानक मुलजिम ने मुनव्वर अली पर गोलियां चला दी। दरख्शां पुलिस की मोबाइल को आज अहकाम जारी हुए थे कि आज ही जाके जो है इनकी बीवी और इनके बच्चों को बाजियाब कराया जाए। पुलिस ने गफलत बरतने पर अपने पेटी भाइयों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी और एसएचओ समेत 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मगर कुछ सवाल हैं, मुलजिम के पास असलहा कहां से आया? पुलिस ने फायरिंग के दौरान मुलजिमान को रोकने की कोशिश क्यों न की? मुनव्वर अली को अस्पताल ले जाने की बजाय थाने क्यों चले गए? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद ही तफ्तीश में मिले। कराची में नौजवान मुनव्वर अली के कत्ल का मामला उलझता जा रहा है। मकतूल के अहल खाना के मुतज़ाद बयानात और पुलिस के मौक़िफ़ ने मामला मज़ीद मशकूक कर दिया है। पुलिस के सामने शहरी का कत्ल, मुलजिम सुहेल मुगल गिरफ्तार। जाए वक़्वा पर मौजूद तमाम पुलिस एहलकारों को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया गया। SSP साउद पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक मुलजिम सुहेल ने साल 2017 में बीवी और बेटियों के अगवा का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज कराया था, जो बाद अज़ां B क्लास करार दिया गया। मुलजिम की बीवी और बच्चे अदालत में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं कि वो सुहेल मुगल के साथ रहना नहीं चाहते। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम सुहेल ने पटिशन में ये इल्जाम आयद किया था कि मकतूल एडवोकेट मुनव्वर अली और उसके दोस्त ने उसकी बीवी को वरगलाया और अपने घर में पनाह दे रखी है, जबकि मकतूल के भाई का कहना है कि मुलजिम की बीवी और बच्चे हमारे फ्लैट में किराए पर गुज़िश्ता कई सालों से रह रहे हैं। दूसरी जानिब मुलजिम की बीवी ने इससे 3 साल कबल खुला ले ली थी। SSP साउद पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि गफलत और लापरवाही बरतने पर तमाम एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दानियल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। उधर फैसलाबाद के समुद्री रोड पर जहांगीर मोड़ के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक कर दिए। डाकू सड़क पर नाका लगाकर देहातियों को लूट रहे थे। एक देहाती ने रेस्क्यू 15 को लूट मार की इत्तला की और पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस मुकाबला हुआ। फैसलाबाद के समुद्री रोड पर जहांगीर मोड़ के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए हैं। डाकू सड़क पर नाका लगाकर देहातियों को लूट रहे थे। उधर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद मेयर कराची वसीम अख्तर ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज तो कर दिया, मगर शायद मलबा उठाने की हिकमत अमली बनाना भूल गए हैं। यही नहीं, लोगों ने उनके दफ्तर के बाहर भी तजावुजात खड़ी कर दी हैं। कराची से हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का बीड़ा उठाने वाले मेयर कराची वसीम अख्तर का अपने दफ्तर से मुत्तसिल मार्केट लाइट हाउस में किए गए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में 400 से ज्यादा दुकानों को मिसमार किया गया था, मगर ऑपरेशन के बाद न तो मलबा हटाया गया और न ही ठेले पथारे। सूरत हाल पहले से भी खराब हो गई। शहरी कहते हैं कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से शहरियों को अब तक कोई भी फायदा न हुआ। तमाम तर हालात पहले ही जैसे हैं। मेयर साहब ने कराची को ये ठेका उठाया है कि सब जगह साफ करना है, सारे मामला एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पर मलबा छोड़ दिया। बिल्कुल गलत है, यानी कि आपने जो है रोजगार वगैरह छीनने के बाद मलबा पड़ा हुआ है, फौरी काम खत्म होने के बाद जो है ये उठा लेना चाहिए था। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में 8000 से ज्यादा दुकानें मिस्मार होकर मलबे की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, मगर इंतजामिया इस मलबे को शायद तजावजात नहीं समझते। कैमरामैन हैदर अली के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। और आपको बताएंगे कराची में गैस की कमी से अमीर ही नहीं गरीब भी परेशान है। कहीं गैस प्रेशर की कमी का सामना है तो कहीं लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन बन चुकी है। लोगों को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है, खवातीन परेशान हैं और मर्द हजरात भी इस बारे में परेशान हैं। तो आपको बताएं कि कहीं गैस का प्रेशर नहीं है तो कहीं मुकम्मल तौर पर गैस ही नहीं आती। इस हवाले से आपको बताएंगे कि गैस प्रेशर की कमी है और लोग जो हैं वो परेशान हैं। कराची के पोश इलाके भी इसमें शामिल हैं जहां के मकीन जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि यहां पर भी गैस मयसर नहीं आती। इस बारे में देखिए वकार अब्बास की रिपोर्ट। गैस किल्लत से अमीर गरीब सब परेशान, कहीं गैस लोड शेडिंग तो कहीं बिल्कुल ही बंद। कराची में गैस की कमी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन करके रख दी है। लोग कहीं गैस प्रेशर में कमी का शिकवा करते नजर आते हैं तो कहीं गैस बिल्कुल ही बंद है। मुतवस्सित इलाके ही नहीं पौश इलाके भी गैस की कमी से मुतासिर हैं। PCHS के रिहायशी भी इन्हीं में शामिल हैं। स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार होते, गैस नहीं है, बगैर नाश्ता बच्चे जाते हैं स्कूल। ऑफिस जाने के लिए बड़ी परेशानी होती है, हमारे को गैस नहीं आ रही होती है। हम लोग बड़े मुश्किल से बाजार से रेडीमेड लेकर आते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, लेके जाते हैं। लोड शेडिंग हो जाती है, मतलब शाम के टाइम सुबह के टाइम मतलब खाना नहीं पकता। सिलेंडर सब ने रखे हुए सिलेंडर। लाइन्स एरिया, पापोश नगर, नॉर्थ कराची के सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, जबकि फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, मलीर और ओल्ड सिटी में घरेलू सार्फिन भी परेशानी से दो चार हैं। और यहाँ पर आपको खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख के हल्के के अवाम उनके खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहरीन ने हलीम आदिल शेख पर सैलाब में जमीन के अलॉटमेंट के लिए पैसे लेने का इल्जाम लगा दिया। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कराची प्रेस क्लब पर हाथों में बैनर उठाए रुकने सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख के खिलाफ नारे लगाते ये मुजाहिरीन सिंध के रिहायशी हैं, जिनका कहना है कि PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने हमसे जमीन की अलॉटमेंट के लिए पैसे लिए। 6000 खानदान रहते हैं तो इन्होंने कहा फी जुगी मुझे 5000 रुपया दे दे ताकि मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से आपकी बहाली के लिए इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। उसके बाद हमने जिस पे इनकार किया, उसके बाद इसने एक हमारे प्ले ग्राउंड जो था उसको उन्होंने पख्तून बिरादरी को रेती बजरी के लिए 1,30,000 रुपये में रेंट आउट कर दिया। मुजाहिरे में शरीक अफराद का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई जमीन पर हलीम आदिल शेख और उनका भांजा हमसे भत्ता लेता रहा। हम लोगों ने उनको वोट दे के जिताया और अब उन्होंने कहा कि ये ज़मीन खाली कर दो, हमें कोई बिजनेस कारोबार के हिसाब से ये ज़मीन चाहिए। वहाँ के रेतों की ट्रकें वगैरह कोई ला के वहाँ पे अपना कारोबार मुश्तमिल करना चाहता है ये हलीम आदिल। और अगर हमारे कुछ वासी खड़े हो गए तो उनको धमकियाँ दिलाई गई कि हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर देंगे। हलीम आदिल शेख साहब ने उनके पास आके उन्हें कहा कि भाई आप हमारे हक में हाथ उठा लो तो हम आपकी मदद करेंगे, आपको स्कूल देंगे, आपको बुनियादी जो इंसानी सहूलतें हैं रिहायशी वो हम आपको देंगे। लेकिन मौजूदा हालतों में उन्होंने जो रिहायश दी, जो उन्होंने सहूलतें दी, वो भी हमारी अब जो मौजूद झुगड़ियाँ हैं छोटी सी उनको भी वो मिसमार कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान समेत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नोटिस की अपील करते हुए कहा कि संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं, हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर है सरगोदा से, जहां पर सीवरेज का पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। घरों में पानी चला गया, बुनियादों में पानी जाने से मकान गिरने का खदशा पैदा हो गया। बता रही हैं जवार हुसैन काज़मी। जवार हुसैन काज़मी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जहां सरगोदा में बेपनाह मसाइल का सामना है, ना यहाँ गैस है, ना बिजली है, ना पीने का पानी है, वहाँ इस वक्त शदीद बहरान इख्तियार कर गया है मसला शदीद सीवरेज की बहाली का। सीवरेज का पानी गलियों में खड़ा है, घरों में दाखिल हो रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। मुतादिद बार उन्होंने दरख्वास्त दी, खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं इंतजामिया, कोई यहाँ कार्रवाई नहीं की जाती। इनसे जानते हैं क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं 3-4 बारी कोपनी बाग गया, दरखास्त दी TMA के ऑफिस, TMA ऑफिस। उन्होंने कहा कल बंदा आ जाएगा, मैं फिर दूसरे दिन फिर गया। उन्होंने कहा परसों आ जाएगा, मैं फिर दोबारा गया।
कहने मतलब 4-5 दफ़ा गया, उन्होंने मेरी कोई सुनी नहीं। जी बिल्कुल, आपने देखा यहाँ शहरी का कहना यह था कि लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारी जो है बर्बाद हो रही है। टीएमए के ऑफिस गए हैं, मेयर सरगोदा खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। हालांकि पिछले 5 साल से वो मेयर हैं, फंड्स का रोना रोते हैं, कहते हैं फंड्स नहीं आ रहे, क्योंकि फंड्स अगर नहीं आ रहे तो साबका द्वार में तो उनकी अपनी हुकूमत थी, उस वक्त वो फंड कहाँ गए हैं। इस वक्त तब्दीली का नारा लेके आने वाली हुकूमत भी बिल्कुल यहाँ खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि शहरी अजियत और परेशानी में मुब्तला है। इसी गलाजत से यहाँ इनको जनाजे गुजारने पड़ते हैं और इसी गलाजत से गुजर के बहुत शुक्रिया आपका। और सवालात पर लाजवाब रहने वाली पार्टी की बात करते हैं। एहतसाब के नाम पर दूसरों से जवाब मांगने वाली तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर के सवालात का जवाब न दे सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने 18 अकाउंट्स की हकीकत बता दी। 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने हकायक से किस तरह पर्दा उठाया, आइए आपको भी दिखाते हैं। मामला चले तो फिर एक कमेटी तश्कील दी गई मार्च 2018 में, जिसमें 2 ऑडिटर्स थे और एक इलेक्शन कमीशन के एहलकार हैं। उस कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स थी, उन्होंने इनसे कमेटी में उनसे मांगे रिकॉर्ड कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स दें, और बैंक स्टेटमेंट्स इसलिए दें कि ये अकबर बाबर ने सबूत दिए, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट्स आएंगे, हम उन दोनों को सामने रख के देखेंगे कि क्या ये सबूत सही है या गलत है। उन्होंने नहीं वो मामलात अपने कागजात नहीं जमा कराए। तो फिर जुलाई के पहले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो अकाउंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा की गई। उस अहकामात के नतीजे में स्टेट बैंक ने फिर तमाम बैंकों के सदूर को लिखा 12 जुलाई 2018 को कि 16 जुलाई तक 2018 तक की तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में भेज दिया जाए। उन्होंने भेज दिया। अब जब कमेटी की मीटिंग होती है तो वो तमाम अकाउंट सामने खुलते हैं। वहाँ पे मैं भी बैठा हूँ, मैं गवाह हूँ उसका। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी बैठे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी बैठे हैं, और उनके सामने वो खोलते हैं और कहते हैं ये आपके 26 अकाउंट आए, आपने ऑडिट में 8 अकाउंट जाहिर किए हैं, तो 18 अकाउंट गैर कानूनी ना हुए। 18 अकाउंट जब आपने जाहिर नहीं किए, और ये पीरियड क्या है 2009-2013 का, तो आप उस वक्त की बात है। और आज ही आके फिर इनके जो फाइनेंस सेक्रेटरी है टीवी पे इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनके अकाउंट मौजूद है। तो जब अकाउंट मौजूद है तो वो गैर कानूनी हुए, और फिर कहते हैं कि हम अकाउंट्स के लिए लोगों को अभी सदूर बैंकों को खत लिख रहे हैं। ये तो इसी तरह है कि एक शख्स जो है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर रहा है कि यहाँ मेरी कोई औलाद है कि नहीं। और सेनेट में बलूचिस्तान की खाली होने वाली नशिस्त पर पोलिंग आज हो रही है। 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान सईद से। रिजवान सईद, 9 बजे पोलिंग का वक्त दिया गया था, आगाज हो चुका है, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, सरदार आजम मूसा खेल की वफात के बाद सेनेट में बलूचिस्तान की खाली होने वाली नशिस्त पर इंतखाबात का अमल आज जारी है। पोलिंग का वक्त सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है, जो 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इस हवाले से बलूचिस्तान असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया था, जहाँ पर आज पोलिंग हो रही है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो फ्रंटियर कोर और पुलिस के जवान इस बलूचिस्तान असम्बली के अहाते पर तैनात हैं। यहाँ से गैर ज़रूरी नकलो-अमल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किसी भी गैर ज़रूरी अफराद को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से सेनेट की इस नशिस्त पर इंतखाबात में मजमूई तौर पर 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जो हिस्सा ले रहे। ताम अगर कड़ा मुकाबला देखा जाए तो हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद के माबैन कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से मंजूर काकड़, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के गुलाम नबी मरी ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है। अपोजिशन की जानिब से जो है वो PTI से जो है हिमायत भी तलब की गई थी। ताम आखिरी अयाम में इंतखाबात से कबल जो है वो PTI ने सूबाई सतह पर हुकूमती इत्तेहाद का जो है वो हिमायत का फैसला कर लिया था, जिसके बाद अपोजिशन की जो पोजीशन है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। अगर हम बात करें वोट्स की तो इसमें जो हम 65 ऐसे अरकान हैं जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन के पास इस वक्त 23 वोट्स हैं जिसे वो आज कास्ट करेंगे। ताम हिमायत हासिल होने के बाद ही गुलाम नबी मरी की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सकता है। पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है जो बगैर किसी वक्फे के 4 बजे तक जारी रहेगा। शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। सिफारती जरा के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मामला फौरी तौर पर भारतीय वजारत खारजा के साथ उठाया। पाकिस्तानी एहतजाज के बाद सफारती एहलकार को रिहा अलबत्ता कर दिया गया, लेकिन भारत सफारती आदाब जो है भूल चुका है और मेज़बानी भी भूल चुका है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन एहलकार को गिरफ्तार किया गया और बाद में मुदाखलत के बाद जब पाकिस्तान ने मुदाखलत की तो उसको जो है रिहा कर दिया गया।
उधर मुल्तान में हज़रत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। बात मज़ीद करेंगे, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे गौहर रहमान। गौहर रहमान बताएगा आज आखिरी रोज़ है, कैसे देखें इंतजाम, ज़ायरीन की बड़ी तादाद भी उमड़ आई, कैसी रही सूरत हाल? जी बिल्कुल बसीर पाको, इनके अजीम हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह के 705वें सालाना सह रोज़ा उर्स की तकरीबात का सिलसिला मुल्तान में जारी था। आज उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़ है। अब से कुछ देर बाद जो है आलमी कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी, जिसमें वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो सजादा नशीन है, यहाँ के गद्दी नशीन भी हैं, वो आएंगे और उस कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। उसके बाद जो है 3 दिन तक ये उर्स का सिलसिला मुल्तान में जारी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। आज आखिरी रोज़ है तो बड़ी तादाद में ज़ायरीन आ रहे हैं, तो सबकी कोशिश यही होती है इख्तितामी दुआ जो वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कराएंगे उसमें शिरकत की जाए। ख़ुसूसी तौर पर जो 2 दिन के दौरान जो वज़ीर ख़ारजा ने खिताबात किए, उनमें जो था ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने तो मसला कश्मीर और मसला जो फ़लस्तीन है उन लोगों के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआएं भी की। उनका कहना था जो पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का सामना है, इनसे इंशाअल्लाह तौर पर जल्द अज जल्द निकल जाएंगे और इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआएं भी की गई हैं। इस हवाले से जो अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी पे आज 1000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार है वो मौजूद है। इख्तितामी दुआ होगी। अंदरून और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। इंतजाम थे, सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया गौहर, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में गैर कानूनी तामीर दुकानें तो गिरा दी गई हैं, लेकिन वहां से मलबा अभी तक नहीं हटाया जा सका है। लाइट हाउस KMC और उसके इतराफ मलबे का ढेर जूं का तू मौजूद है। तो ये तमाम सूरत हाल है जिस हवाले से आपको आगाह करें। कराची में गैर कानूनी तामीर दुकानें तो गिराई गई हैं, लेकिन अभी तक मलबा जो है मुकम्मल तौर पर हटाया नहीं जा सका। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हबीब खान। हबीब खान बताएगा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तो किया गया, लेकिन मलबा क्यों नहीं उठाया गया, किसकी जिम्मेदारी थी ये? जी बिल्कुल, शहर कायद में जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बड़े जोर शोर से जारी रहा, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइट हाउस में, जहाँ पे एक माह कबल जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। ये वो इलाका है, अगर मेरा कैमरामैन आकिब नकवी ये कैमरे में दिखा सके तो ये पूरा लाइट हाउस का वो इलाका है जो 1 माह कबल जो है जिसको मिसमार किया गया था। यहाँ पे कई हजारों जो है सैकड़ों दुकानें मौजूद थी। साथ ही साथ अगर दाएं हाथ की जानिब मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस तरफ जो है वो KMC का ही जो है वो हेड ऑफिस है, जहाँ पे कराची के जो मेयर हैं वसीम अख्तर, उनका अपना दफ्तर है और उसके बाहर के ये मनाजिर है जहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ तो बाइक की पार्किंग मौजूद है और दूसरी तरफ ये मलबे का अंबार मौजूद है। शहर की सूरत हाल अभी तक बिल्कुल संभलने में नहीं आ रही है। शहर में इस वक्त भी जो है मलबे के अंबार मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। जहाँ कोरंगी में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, मुख्तलिफ दुकानें गिराई गई, जिसमें सैकड़ों दुकानें गिराई गई, वहाँ पर भी अभी तक मलबे का अंबार जू का तू मौजूद है। मेयर कराची की जानिब से कहा यह जाता है कि हमारे पास मलबा उठाने के लिए जो है वो इख्तियारात मौजूद नहीं है, वसाइल मौजूद नहीं है, लेकिन शहरी जो है वो इससे खासे नाला और परेशान दिखाई दे रही है। शहरियों का कहना यह है कि इस सड़क से हमारा गुजर बसर होता है, हम यहाँ से जाते हैं, दफातर जाते हैं, स्कूल जाते हैं। इस शहर का जो सड़क का हाल है, यहाँ पे दोनों जानिब गाड़ियां खड़ी हैं, मलबे के अंबार है, सड़क से गुजरना मुश्किल हुआ हुआ है। शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका अपील यही है मेयर कराची से कि वो इस मलबे को जल्द से जल्द जो है ठिकाने पर लगाए। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया हबीब खान। उधर खारियां के इलाके गंजा मोड़ पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में शेख वकास और उसका बेटा वकार मौके पर जाँ बहक हो गए हैं। दोनों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। बाप और बेटा जाँ बहक हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा पेश आया खारियां के इलाके में, और जब कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी तो इसके नतीजे में बाप और बेटा, जिनका नाम शेख वकास और उनका बेटा वकार बताया जा रहा है, दोनों ही जाँ बहक हो गए। दोनों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है, जिस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। खारियां का इलाका है गंजा मोड़, जिस पर कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है और इस हादसे के नतीजे में बाप और बेटा जाँ बहक हो गए हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके भीट रडुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही दिलबर खान की आज 4थी बरसी मनाई जा रही है। दिलबर खान 14 जनवरी 2015 को बनू में शहीद हुए थे। मजीद बता रहे हैं ताहिर चौधरी, जो इस वक्त दिलबर खान शहीद के अहले खाना के हमरा मौजूद हैं। बताइएगा ताहिर, क्या जज्बात हैं अहले खाना के? बिल्कुल, इस वक्त मैं मुजफ्फरगढ़ के इलाके बेट रडुंजा दिलबर खान शहीद के घर पर मौजूद हूँ, जिन्होंने 14 जनवरी 2015 को अल मीज़ान बनू ऑपरेशन में
गोली लगने से जामे शहादत नोश फरमा गए थे। इस वक्त उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। उनके वालिद से जानते हैं दिलबर खान को आर्मी में जाने का बचपन से शौक़ था और वो घर में कैसे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब अहमद है, मैं दिलबर खान शहीद का वालिद हाँ पिया। इंतहाई मेहनती आदमी है, आर्मी चुक वजन का बड़ा शौक है पिया। तालीम के फौरन बाद ही उन्हें आर्मी को जॉब की थी। 14 जनवरी 2015 आलमिजान ऑपरेशन आलमिजान बन्नू शहीद थी गए तो अल्लाह ताला तो पहुँच गए। दिलबर खान के ये जो वालिदैन हैं उनको अपने बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। उनके बेटे ने वतन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। दिलबर खान के 3 बेटे हैं जिनकी जो कफालत है उनके दादा अबू कर रहे हैं। उनकी बेगम भी जिंदा हयात हैं और उन बच्चों की देखभाल कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। कोट अद्दू के नवाही इलाके एहसानपुर से ताल्लुक रखने वाले सिपाही मोहम्मद इमरान को शहीद हुए 10 बरस बीत गए। सिपाही मोहम्मद इमरान ने सवात में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इसी पर बात करेंगे तैमूर अतर से, जो इस वक्त शहीद के अहले खाना के हमरा मौजूद हैं। बताइएगा क्या शहीद के अहले खाना के जज्बात हैं तैमूर? शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये पाक फौज के नौजवान जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क पाकिस्तान का दफा किया है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोट अद्दू के नवाई इलाके एहसानपुर में। मोहम्मद इमरान सिपाही जो पाक फौज में 14 जनवरी 2009 को ज़िला सवात की तहसील काबल में दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। इस टाइम उसके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। बताइएगा, आपके बेटे ने शहादत हासिल की है, क्या ख्वाहिशात थी आपके बेटे की? उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, कौम की अपना हिफाजत करूंगा, कौम के अपना मुल्क और कौम की खातिर अपनी जान का नजराना भी देने के लिए तैयार था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे वालिदैन को सलाम पेश करना चाहिए जिन्होंने अपने नौजवान बेटों को पाक आर्मी में भेजा और उनके बच्चों ने शहादत जो है वो हासिल की है। इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की दफा के खातिर दुश्मनों से डट कर मुकाबला करते हुए शहीद हुए हैं। और इनका वालिद का यही कहना था कि जो उनका बेटा था मोहम्मद इमरान, उसकी ख्वाहिश भी यही थी कि पाक फौज में जाए और वो दुश्मनों। शुक्रिया आपका। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ कौम की बेटी की बात करते हैं। अरफा करीम को हमसे बिछड़े वैसे तो 8 बरस बीत चुके हैं, मगर कौम की ये बेटी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आज अरफा करीम की बरसी है। उस्मान अलियास की रिपोर्ट देखिए। एक रोशन किरण का नाम है अरफा, किया नाम वतन का रोशन जिसने, उस बेटी का नाम है अरफा। कम उम्री में बरसों की तरक्की बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है और ऐसी शोहरत जिस पर पूरी कौम फख्र कर सके नसीब वालों को ही मिलती है। अरफा करीम का शुमार भी इन्हीं चंद लोगों में होता है। कहने को तो अरफा को बिछड़े हुए 8 बरस बीत गए, मगर आज भी दिलों में जिंदा है। अरफा करीम isn't here anymore. इन बच्चों के थ्रू that is where the spirit of innovation lives through the youth of Pakistan. हमारी कोशिश यही है कि अरफा करीम रंधावा का जो मिशन है IT को पाकिस्तान में लेके आने का, हम उसको प्रमोट करें। कौम की बेटी के नाम से मंसूब अरफा करीम टावर आज भी इसके मिशन को जारी रखे हुए है। अरफा के मिशन को आगे चलाने का यही होगा कि जो शख्स जहाँ पर भी है वो अपनी कैपेसिटी में कुछ खूबसूरत और कुछ अजीम कारनामा करके दिखाए, जैसा कि अरफा ने पाकिस्तान में किया। अरफा करीम ने जो मिशन स्टार्ट किया था, हम बच्चे उससे आगे लेके जा रहे हैं। 7 समंदर पार जला जो दीप, इसका नाम है अरफा। एक रोशन किरण का नाम है अरफा। और कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की आज 119वीं सालगिरह है। हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जलंधर में पैदा हुए। खिदमात के सिले में तमगा हुस्न कारकर्दगी और हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। कौमी तराना किसी भी कौम की शनाख्त होती है और इसी शनाख्त से कौमें पहचानी भी जाती हैं। कौमी तराने की शायरी, इसके अल्फाज मामूली नहीं होते, इन्हें बहुत अहमियत हासिल होती है। हमारा कौमी तराना लिखने की सादत अबुल असर हफीज जालंधरी को हासिल हुई।
हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 में हिंदुस्तान के शहर जालंधर में पैदा हुए। आपकी अदबी काविशों का आगाज 1922 से हुआ। आप 19 इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त ब्रेक के बाद हेडलाइंस।